हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारे दो बैच चल रहे हैं। एक तो एसएससी जेईई का फाउंडेशन बैच और दूसरा सिविल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर का बैच, कॉम्बो कोर्स वाला। तो टाइम टेबल आपके सामने है। हम कोशिश ये कर रहे हैं आपकी सारी क्लासेस टाइम टू टाइम होती रहें। तो सबसे पहले हमने सुबह में 7 बजे ऑन टाइम अपना रीजनिंग का लेक्चर कर लिया था। इसके बाद 8 से 9 हमने डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का लेक्चर कर लिया। अब आपका अगला लेक्चर है 5:30 से और 6:30, जिसमें आपके यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 3 दिन हम स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़ते हैं और 3 दिन पढ़ेंगे CMA ED। तो इनमें से जो स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग है बच्चों, ये आपकी मंडे टू वेडनेसडे रहेगी। तो आज है थर्सडे आपका, तो थर्सडे से लेके सैटरडे तक हमारा जो लेक्चर है वो CMA ED का होगा। तो अभी हम CMA ED करेंगे इन 3 दिनों, आज कल और परसों। इसके बाद मंडे से आपकी स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग की क्लास चलेंगी 3 दिन तक। तो ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है बच्चों, ये होगा CMA ED का लेक्चर। याद रखिएगा सब बच्चे, टाइमिंग भी 5:30 से 6:30 रहेगा। अब चूंकि हमने इसके साथ में जो 4th सेमेस्टर है ना बच्चों, उसका भी टाइम टेबल रखा है 5:30 से 6:30, बट उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें एक ड्राइंग भी है और दूसरा उनका एक सब्जेक्ट नहीं, इरिगेशन और हाईवे है उनका, जिन्हें मैं ही कवर कराऊंगा। तो इसलिए एक सेशन तो मैं लाइव लूंगा और एक सेशन को रिकॉर्डेड फॉर्म में रखूंगा। तो चूंकि ये पूरा ही थ्योरी पार्ट है, इसमें लाइव रखने जैसा कुछ है नहीं, तो इसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको अपलोड कर दिया करूंगा। फिर भी आपकी डिमांड हुई कि सर लाइव लीजिए, तो इसका टाइम हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी टाइम शेड्यूल बन गया है, इसी में पढ़िए। ऐसा नहीं है कि पहले से रिकॉर्डेड कोई लेक्चर अपने पास अवेलेबल है, जस्ट अभी हम आपके सामने सभी नए लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर करके प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जहां भी दिक्कत आए कमेंट करके बता देना। ऐप पर क्लास चलेंगे तो जो आपका डिस्कशन ग्रुप है उसमें बता देंगे, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। हो सकता है हम डाउट सेशन बीच बीच में लगा लिया करेंगे, बाकी इनमें डाउट जैसा कुछ है नहीं ना। तो ये कभी जेईई में पूछा जाता, बस इतना है कि हाँ इसकी नॉलेज होना जरूरी है एज ए सिविल इंजीनियर। तो उसी के बेसिस पर थ्योरी एग्जाम होता है इसका। बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, आसानी से कवर हो जाएगा 2 महीने में, बहुत आसानी से। अगर हम 3-3 लेक्चर भी रखेंगे वीक में, तब भी 2 महीने में खत्म हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। हम इस बार ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि थ्योरी सब्जेक्ट को लास्ट टाइम पे पढ़ें, क्योंकि हमारा ये लास्ट ईयर है, हम बैक नहीं चाहते। इसलिए स्टार्टिंग से कवर करते चलेंगे और एग्जाम टाइम पर बहुत आसान लगेगा। ये काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा हमारे अंदर, ठीक है। तो CMA ED शुरू कर लेते हैं बच्चों। तो चूंकि पहला लेक्चर है इसका, ये सबसे पहला लेक्चर है, पूरा ही मैं कवर कराने वाला हूँ इसको आपको, ठीक है। हालांकि मैं सोच रहा था स्टील और एस्टीमेट ही आपको पढ़ाऊँ, बट ये भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको। हालांकि अब से पहले मैंने बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया, लेकिन सिविल की इतनी अच्छी खासी नॉलेज है कि आपको ये बहुत आसानी से समझा पाएंगे। मैं जेईई वाले सब्जेक्ट से ज़्यादातर पढ़ाता हूँ। जब जेईई को पढ़ाते हैं तो भाई ये तो बहुत आसान लगेगा, देखना आप समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें साइड की फील्ड की नॉलेज वाली हैं, इजीली समझ में आएंगी। सबसे पहले हम इसका डिटेल्ड सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। CMA ED का पूरा नाम होता है बेटा, देख सकते हैं लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस अकाउंट्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। याद रखिएगा, C फॉर कंस्ट्रक्शन, M फॉर मैनेजमेंट। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अकाउंट से और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। 3 पार्ट है बेटा इसमें, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, अकाउंट से एंड आपका इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से, ठीक है। तो इसका डिटेल्ड कंटेंट की बात करें, सबसे पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, इसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लगभग 6-7 टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक हैं जो काफी ब्रॉड भी हैं। सबसे पहला सिंपल सा टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। बेटा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस मतलब महत्व क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का महत्व आपको बताना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के मुख्य उद्देश्य क्या है। एंड ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट का आपको ओवरव्यू पढ़ लेना है दूसरे टॉपिक के अंदर। तीसरा टॉपिक है फंक्शंस, फंक्शन मतलब कार्य, फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कार्य क्या होंगे। इसके अलावा इसमें प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ना है, स्टाफिंग के बारे में पढ़ना है, डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ना है, कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ना है और कोऑर्डिनेटिंग के बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज, इन सभी की मीनिंग्स भी आपको समझनी है, मतलब भी समझना है कौन सी चीज होती क्या है। विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन जॉब, कंस्ट्रक्शन जॉब के रिस्पेक्ट में आपको इन सभी टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्या है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के फंक्शंस भी आपको इसमें
पढ़ लेने हैं। ये 3 टॉपिक सभी को समझ पा रहे हैं ना आप लोग? क्या क्या बेटा, यहाँ इंग्लिश में जरूर है, ऑफिशियल सिलेबस है, बट पढ़ाएंगे दोनों लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में। थ्योरी आपके सामने लिखी रहेगी, लेकिन हम पूरा पूरा ओवरव्यू आपको दे देंगे, तब भी आपके माइंड में सेट हो जाएगा एक ही बार में। इतने आसान क्वेश्चन बनेंगे, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पढ़ रखा है लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं है सब्जेक्ट को हमने, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है? सिविल का ही तो सब्जेक्ट है। चलिए अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपको कंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन करना है इनटू लाइट, हैवी एंड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। तो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, हैवी और लाइट कंस्ट्रक्शन में आपको कंस्ट्रक्शन का क्लासिफिकेशन करके बताना है, ठीक है? 4 टॉपिक क्लियर हुए। 5वां टॉपिक सुनेंगे। 5वां टॉपिक देखिए बेटा क्या दिया है, टॉपिक नंबर 5। 5वां टॉपिक है आपका यहाँ पर स्टेज बतानी है। स्टेज मतलब समझते हैं? अरे भाई स्टेज होती है किसी भी काम को करने की, स्टेज इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की स्टेज बतानी है फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू कंप्लीशन, कॉन्सेप्शन से लेके और कंप्लीशन तक जितनी भी कंस्ट्रक्शन की स्टेज होती है, सभी स्टेज को आपको समझाना है। टॉपिक सबको समझ आ रहा है? अगला टॉपिक है आपका इसमें, अगला टॉपिक है द कंस्ट्रक्शन टीम। अब कंस्ट्रक्शन टीम के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन टीम में कौन कौन आता है? ओनर हो गया, यानी जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वो मालिक, ओनर के बारे में पढ़ना है। इंजीनियर के बारे में पढ़ना है, इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन जॉब में क्या काम होता है। आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ना है आपको, और कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, ठेकेदार के बारे में, ठीक है? एंड देयर फंक्शंस, इन सब के कार्य पढ़ने हैं। मैं आपको जिस दिन CME ED के बारे में बता रहा था, उसी दिन आप सबको मैंने ये बता दिया था कि आपको इसमें इंजीनियर का काम पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्टर का काम पढ़ना है, आर्किटेक्ट का काम देखना है क्या होता है, और आपका कंस्ट्रक्शन टीम के बारे में पढ़ना है बहुत अच्छे से, और इन सब के रिलेशन को भी देखना है, ठीक है? इंटर रिलेशनशिप, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका पहले ही चैप्टर में, रिसोर्सेज फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये टोटल 7 टॉपिक्स हैं, अच्छा खासा चैप्टर है आपका ये, इसको अच्छे से तैयार करेंगे सभी बच्चे, ठीक है? क्लियर हुआ पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर पर आते हैं। सेकंड चैप्टर बच्चों इसमें अपना कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। पहला इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, सिलेबस देख लिया क्या है इंट्रोडक्शन का। अब दूसरा चैप्टर हम देख लेते हैं जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले पढ़ना है इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, ठीक है? कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की इंपोर्टेंस पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के स्टेज पढ़ेंगे, कितने स्टेज होते हैं इसके? तो इसमें आप पढ़ेंगे एक प्री टेंडर स्टेज, एक पढ़ेंगे प्री टेंडर स्टेज, दूसरा पढ़ेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, तीसरा पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ई टेंडरिंग। बेटा टेंडर से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ई टेंडरिंग, इसमें ये 2 तरह से आपको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अलग अलग प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठेके होते हैं, ठेके के प्रकार पढ़ने हैं आपको इसमें। इसके अलावा पेनल्टीज के बारे में पढ़ना है, पेनल्टीज के साथ साथ आपको आर्बिट्रेशन के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है? टॉपिक ये समझ आया सभी को? दूसरे चैप्टर का आपने पहला टॉपिक देख लिया, इंपोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, स्टेज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की, प्री टेंडर स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ई टेंडरिंग के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए आपके, पेनल्टीज हो गई और आर्बिट्रेशन हो गया, ठीक है? आगे देखिए दूसरा टॉपिक इसका, अगला देखेंगे बच्चे दूसरा टॉपिक इसमें क्या, सेकंड चैप्टर में टोटल 3 ही टॉपिक हैं ये। दूसरा टॉपिक है आपका यहाँ पर, मतलब दूसरा पार्ट सेकंड चैप्टर का, शेड्यूलिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स बाय बार चार्ट। मतलब बार चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार चार्ट भी आपको पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से, मैं पढ़ाऊंगा ये आपको सारी चीजें। तो आपको शेड्यूल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, मतलब बार चार्ट के द्वारा आपको कंस्ट्रक्शन वर्क का जो शेड्यूल होता है वो समझाना होगा। शेड्यूलिंग, कौन सा काम कब हो रहा है, क्या हो रहा है, किस समय हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है और कहाँ कहाँ हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको बार चार्ट में समझा देनी है शेड्यूलिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में। बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे है इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी की डेफिनेशन देखनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज की पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? 2 प्रिपरेशन ऑफ बार चार्ट, बार चार्ट का प्रिपरेशन करना है किसके लिए, फॉर सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्क, सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। आगे आपको इसी में पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल्स फॉर लेबर, लेबर के लिए आपको शेड्यूल प्रिपेयर करना है, मटेरियल का शेड्यूल प्रिपेयर करना है,
आपको मशीनरी का शेड्यूल प्रिपेयर करना है और आपको फाइनेंसेस का भी शेड्यूल प्रिपेयर करना है फॉर स्मॉल वर्क। ये दोनों चीज सबको समझ आ रही है बार चार्ट के बारे में, मतलब बार चार्ट के द्वारा आपको कंस्ट्रक्शन वर्क का शेड्यूलिंग करनी होती है। अब इस शेड्यूलिंग में आपको एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़नी है, एक्टिविटी की आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको बार चार्ट प्रिपेयर करना है सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, मतलब ये सीखना है। इसके अलावा आपको प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल्स के बारे में पढ़ना है। लेबर के लिए आप शेड्यूल को प्रिपेयर करेंगे, मटेरियल के लिए शेड्यूल बनाएंगे, मशीनरी का शेड्यूल बनाएंगे और फाइनेंसेस का भी शेड्यूल आपको बनाना है फॉर स्मॉल वर्क्स। ठीक है, इसके अलावा आप लिमिटेशंस देखेंगे बार चार्ट की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। ये हो गया आपका इसमें दूसरे चैप्टर का दूसरा टॉपिक यानी बार चार्ट। इसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका शेड्यूलिंग बाय नेटवर्क टेक्निक्स। अब आपको शेड्यूलिंग करनी है नेटवर्क टेक्निक्स के द्वारा। यहाँ पर बार चार्ट के द्वारा शेड्यूलिंग देखी, यहाँ पर नेटवर्क टेक्निक्स के द्वारा शेड्यूलिंग पढ़ेंगे आप। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन देना है, जिसमें पीईआरटी और सीपीएम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पीईआरटी और सीपीएम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, दिया भी है सिलेबस में डिफरेंसेस बिटवीन पीईआरटी एंड सीपीएम। ठीक है, इन टर्मोलॉजी में डिफरेंस क्या है ये आपको समझाना होगा। इसमें सभी को समझ आया बच्चों यहाँ तक? ठीक है, सबको समझ आ गया। अब आपका तीसरा चैप्टर है। अब तक आप 2 चैप्टर समझ चुके हैं बेटा, अब तक आपने 2 चैप्टर समझ लिए। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन समझा, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, क्लियर है सभी को? इंट्रोडक्शन के बाद आपने दूसरा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग चैप्टर समझ लिया, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। और तीसरा आप पढ़ेंगे इसमें चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा छोटा। एक ही टॉपिक है सिलेबस में, सिर्फ एक टॉपिक, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप देखेंगे आप, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको इतने टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपका साइट ऑर्गेनाइजेशन अलग चैप्टर है, साइट ऑर्गेनाइजेशन। साइट ऑर्गेनाइजेशन में 4 पार्ट दे रखे हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ स्टोरिंग एंड स्टैकिंग मटेरियल्स एट साइट, यानी साइट पर जो आपका स्टैकिंग मटेरियल है और स्टोरिंग प्रिंसिपल, इसके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद आपको आगे पढ़ना है लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स के लोकेशन के बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल जॉब लेआउट फॉर ए बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग के लिए जो हम लेआउट तैयार करते हैं उसकी एक्चुअल जॉब के बारे में पढ़ना, मतलब एक्चुअल में लेआउट कैसे तैयार किया जाता है किसी भी बिल्डिंग का, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट, इसके बारे में पढ़ना है कि लेबर को ऑर्गेनाइज करते हैं साइट पर, वो किस तरह किया जाता है। ये आपका चौथा टॉपिक हो गया इस चैप्टर के अंदर। 4 चैप्टर हुए। 5वां चैप्टर आपका, हालांकि बुक काफी बड़ी है ये, लेकिन थ्योरी बहुत आसान है। ये टॉपिक्स इंग्लिश में यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं सिलेबस को, इसलिए थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान चीजें हैं। चैप्टर हम पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। अब ऑफिशियल सिलेबस बेटा इंग्लिश में ही अवेलेबल होता है, इसलिए मजबूरी है इंग्लिश में इसको समझाना। ठीक है, बाकी फिर भी मैं आसान करके कोशिश कर रहा हूँ समझाने की क्या क्या पढ़ना है इसमें। टर्मोलॉजी है सिर्फ, और कुछ खास नहीं है। 5वां चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्शन लेबर। कंस्ट्रक्शन लेबर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? पहला टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन इंडिया। इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन के बारे में पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन वर्कर समझ रहे हैं, लेबर वगैरह, तो उनकी क्या स्थिति है इंडिया के अंदर वो बताना है। वेजेज पेड टू वर्कर्स, वर्कर्स को कितना पैसा दिया जा रहा है, उनका वेजेज पेड कितना है वर्कर्स का, ये समझाना है आपको। ठीक है, इसके बाद अगला है इसमें टॉपिक इंपोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। इन सभी एक्ट्स के लिए कुछ इंपोर्टेंट प्रोविजंस हैं, वो आपको बताने हैं। पहला एक्ट है बेटा, इन एक्ट को तैयार कर लेना, जरूर पूछता है, एक एक्ट पेपर में जरूर पूछा जाता है। एक तो है इसमें लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1936, ठीक है पहला। दूसरा है इसमें पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। तीसरा है इसमें मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। तो ये 3 एक्ट आपको जरूर पढ़ने हैं, लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट और मिनिमम वेजेज एक्ट। ये 3 एक्ट हो गए, बहुत बढ़िया। 5वां चैप्टर बच्चों आपका ये, और एक एक्ट और पढ़ना है इसमें आपको, एक्ट रिलेटिंग टू लेबर सेफ्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेबर की सेफ्टी के लिए कौन सा एक्ट है, क्या एक्ट है, क्या लिखा है उसमें लेबर की सेफ्टी को लेकर के, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक, इसके बाद अगला जो चैप्टर है आपका
छठा वाला चैप्टर, इसका नाम है कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस। किसी भी प्रोग्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नियंत्रित करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी 4 टॉपिक दिए हैं। पहला है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, किसी भी प्रोग्रेस को रिकॉर्डिंग करने के उसके मेथड्स क्या है ये पढ़ेंगे। आप प्रोग्रेस का एनालिसिस पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस। इसके बाद आप इसमें टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, कीपिंग हेड ऑफिस इन्फॉर्म्ड, यानी आप इसमें पढ़ेंगे बेटा क्या, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, जो एक्शंस लेते हैं कौन, कीपिंग हेड ऑफिस इन्फॉर्म्ड, जो हेड ऑफिस है बेटा, हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करने के बाद जो एक्शंस लिए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना होगा आपको। इसके बाद इसमें एक पढ़ना है आपको कॉस्ट टाइम ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन फॉर सिंपल जॉब्स, यानी जो सिंपल जॉब्स होती हैं उनकी कॉस्ट टाइम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप इसमें वेरिएशन विद टाइम के बारे में भी पढ़ेंगे और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका छठा चैप्टर था। सातवां चैप्टर बच्चों इसमें है आपका इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल है, जिसमें पहला टॉपिक है आपका नीड फॉर इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल की क्या नीड है, इसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, वो आपको पढ़नी होंगी। इसके बाद इंस्पेक्शन की आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने, इंस्पेक्शन के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। देन आफ्टर आपको स्टेज पढ़ने हैं, स्टेजेज ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर अर्थवर्क, यानी मृदा कार्य के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन की स्टेजेज हैं उन्हें पढ़ना है। जिसमें नहीं सॉरी, ये अर्थवर्क भी एक स्टेज आती है बेटा इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के लिए, यानी आपको यहाँ पढ़ना है इंस्पेक्शन की और क्वालिटी कंट्रोल की स्टेज क्या क्या है, किसके लिए, सबसे पहले अर्थवर्क के लिए, फिर मैसनरी के लिए, फिर आरसीसी के लिए, उसके बाद सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई सर्विसेज के लिए। इन सब के लिए इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल की स्टेज आपको पढ़नी होंगी। ये सिलेबस है पूरा आपका, ठीक है। अभी सिलेबस डिस्कशन चल रहा है, काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है। आठवां जो चैप्टर आप इसमें पढ़ेंगे एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और कंस्ट्रक्शन में जो सेफ्टी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इसमें एक्सीडेंट्स, कॉजेज एंड रेमेडीज, दोनों पढ़ने आपको, कारण पढ़ना है आपको एक्सीडेंट क्यों होता है, और रेमेडीज भी पढ़नी है इनकी। इसके बाद आप दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे सेफ्टी मेजर्स फॉर, यानी सेफ्टी मेजर्स करेंगे किसके लिए, सबसे पहले एक्सकेवेशन वर्क, जो खुदाई कार्य होते हैं उनके लिए सेफ्टी मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के बारे में सेफ्टी मेजर्स पढ़ेंगे। देन आफ्टर आप हॉट बिटुमिनस वर्क्स के बारे में सेफ्टी मेजर्स पढ़ेंगे। इसके बाद स्कैफोल्डिंग और लेडर्स और फॉर्म वर्क्स, इनके लिए सेफ्टी मेजर्स पढ़ेंगे। देन आफ्टर आप इसमें डिमोलिशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, मतलब सेफ्टी मेजर्स आपको पढ़ने इन सब कार्यों के लिए। देन आफ्टर आगे आपको पढ़ना है इसमें सेफ्टी कैंपेन्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी ट्रेनिंग, इन तीन चीज के बारे में पढ़ना आपको। एक तो सेफ्टी कैंपेन के बारे में पढ़ना है, एक सेफ्टी डिवाइसेस पढ़ने हैं और सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना है। देन आफ्टर आपको फायर सेफ्टी के बारे में भी पढ़ना है, आग से सुरक्षा को लेकर के भी पढ़ना होगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए आपका चैप्टर नंबर 9 जो है, जिसका नाम है पब्लिक वर्क अकाउंट्स। अब आपका अकाउंट आ गया। अभी तक जो आपका चल रहा था पूरा पार्ट मैनेजमेंट का था, ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में टोटल आपके 8 चैप्टर थे। अब आपका यहाँ से अकाउंट्स वाला चैप्टर शुरू हो गया, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है पब्लिक वर्क अकाउंट्स। अब पब्लिक वर्क अकाउंट में कौन कौन से टॉपिक हैं देख लीजिए, काफी अच्छा खासा पार्ट है ये भी। इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको पब्लिक वर्क अकाउंट का। आपको इसमें टेक्निकल सेक्शंस देखने कौन कौन से हैं। आपको अलॉटमेंट ऑफ फंड्स देखना है, फंड्स का अलॉटमेंट कैसे होता है। आपको री एप्रोप्रिएशन देखना है, री एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। और फंड्स बिल के री एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर लेजर के बारे में पढ़ेंगे। देन आप इसमें मेजरमेंट बुक रनिंग एंड फाइनल अकाउंट बिल्स कंप्लीट के बारे में पढ़ेंगे। आगे आपको प्रिपरेशन ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, यानी BOQ बिल ऑफ क्वांटिटीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप इसमें हैंड रिसिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप इसमें एक्यूटेंस रोल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप लोग मस्टर रोल लेवर के बारे में पढ़ेंगे। कैजुअल
लेबर रोल के बारे में पढ़ेंगे, ड्यूटीज भी देखेंगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट कैडर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आप बजट स्टोर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिटर्न्स हो गया, अकाउंट्स ऑफ स्टॉक और आपका ये मिसलेनियस हो गया, पीडब्ल्यू इसमें आपका पीडब्ल्यू मतलब बेटा पब्लिक वर्क होता है, यहाँ पर कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। पब्लिक वर्क एडवांसेस के बारे में पढ़ेंगे, T&P पढ़ेंगे आप इसमें, ठीक है। टूल्स एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसमें वेरिफिकेशन देखेंगे, सर्वे रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, रोड मेटल हो गया, मटेरियल चार्जेज हो गए, डायरेक्ट टू वर्क्स, अकाउंट्स पढ़ेंगे आप इसमें, एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ेंगे, रेवेन्यू हेड के बारे में पढ़ेंगे, रेमिटेंस पढ़ेंगे, डिपॉजिट हेड हो गया, छोटे छोटे पॉइंट है बहुत ज़्यादा। डेफिनेशन ऑफ कैश की डेफिनेशन, प्रिकॉशंस देखेंगे इन कस्टडी ऑफ कैश, ठीक है। इसके बाद बुक के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्रेस्ड अकाउंट देखेंगे, टेम्परेरी एडवांस देखेंगे आप इसमें, ट्रेजरी देखेंगे, ट्रेजरी चालान देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल बिल के बारे में पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू प्रिपेयर अकाउंट रजिस्टर्ड, अकाउंट्स रजिस्टर्ड को आपको तैयार करना सीखना होगा। इसके बाद आप फिलिंग ऑफ PWD मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अकाउंट्स फॉर्म को भरना सीखेंगे, फिलिंग ऑफ PWD अकाउंट्स फॉर्म्स, PWD अकाउंट्स के जो फॉर्म्स होते हैं उनकी फिलिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फिल किए जाते हैं, समझ पा रहे हैं। तो आपका अकाउंट्स वाला पार्ट हो गया। अकाउंट्स वाले पार्ट में दो ही टॉपिक थे, पहला टॉपिक सबसे बड़ा, सब कुछ आ गया इसमें, और दूसरा टॉपिक बड़ा छोटा सा था जिसमें आपको केवल क्या पढ़ना था, PWD के अकाउंट्स फॉर्म कैसे भरे जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट तीसरा पार्ट है आपका इसमें इंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि तीन पार्ट थे ना, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट था, अकाउंट्स था और तीसरा इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट था। तो अब तीसरा पार्ट है आपका ये इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें बेटा डेफिनेशन देखनी है, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट देखना है, किसका, इंटरप्रेन्योरशिप का। आपको रोल पढ़ने हैं, रोल्स, इसके बाद सिग्निफिकेंस देखना, रोल मतलब बेटा क्या कार्य है, महत्व क्या है, रिस्क देखने, रिस्क एंड अवॉइड्स देखने हैं आपको, इसमें रिक्वायरमेंट्स देखनी है ऑफ एन इंटरप्रेन्योर की, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट देखनी है, इसमें आपको प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना है, एग्जिटिंग इन इंडिया पढ़ना है, और फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको इसमें सोल प्रोप्रीटरशिप पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है आपको इसमें, प्राइवेट लिमिटेड और कॉर्पोरेटेड पढ़ने हैं, इंडस्ट्री लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ना है, टैक्सेस के बारे में पढ़ना है जिसमें GST भी पढ़ना है आपको, इसके बाद इनकम टैक्स भी पढ़ना है, एक्सरसाइज ड्यूटी पढ़ना है और लेवरेज पढ़ने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस हो गया, बहुत बड़ा अपने आप में। अब जो बच्चे केवल पेपर टाइम पे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, वास्तविकता आपके सामने है, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा पेपर टाइम पे कवर ये। इसीलिए कोशिश करिए अभी से हर हफ्ते 3-3 लेक्चर भी 3 घंटे पढ़ते चलेंगे ना, तब भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। वेटेज की बात कर लें, चैप्टर के नाम सबको समझ आ गए बच्चों, चैप्टर टोटल आपके 10 हैं, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर क्लियर हो गए ना, पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग हो गया, इसके बाद तीसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चौथा साइट ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा कंस्ट्रक्शन लेबर हो गया, इसके बाद छठा आपका कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस हो गया, इसके बाद इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल हो गया, आठवां चैप्टर आपका एक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे और कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी के बारे में, नवा पब्लिक वर्क अकाउंट्स हो गए, और 10वां एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। 10 चैप्टर हैं टोटल, ठीक है। इनमें किसका कितना वेटेज है देख सकते हैं। वेटेज की बात करें बेटा तो सबसे ज्यादा वेटेज इसमें लास्ट के 3 चैप्टर का है, 3 का, ये लास्ट के 3 बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप और अकाउंट्स, ये दोनों भी आपके 12-12% है। अब 12-12% का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, नंबर कितने बनेंगे, 50 नंबर का पेपर होता है ना। तो मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये भी 6 नंबर में, ये भी 6 नंबर में, ये भी 6 नंबर में, और 2 चैप्टर ये हैं 6-6 नंबर में। कौन कौन से, 5 में छठे, 5 में छठे कौन से बेटे, ये तो समझ गए ना। 10वां चैप्टर इंटरप्रेन्योरशिप था, नमा अकाउंट्स था, तो ये 6-6 नंबर में, 12 नंबर में, ठीक है। इसके बाद आपका जो 8वां चैप्टर है, 8वां, और इधर छठा 5वां। 8वां चैप्टर कौन सा था बच्चों आपका, एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के बारे में भी आपसे पूरे 6 नंबर में पूछेगा एक्सीडेंट वाले चैप्टर पर, ठीक है। इसके बाद इधर आपका 5वां चौथा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां चौथा चैप्टर कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन बेटा, एक साइट ऑर्गेनाइजेशन है और एक कंस्ट्रक्शन लेबर है, समझ जाएंगे सब बच्चे। तो यहाँ पर वेटेज आप देख सकते हैं, ये 4 नंबर में, इधर ये 2 नंबर में, ये 5 में और ये 4 नंबर में है।
सबसे पहला चैप्टर 4 नंबर में दिया है, मतलब ये एट एन एवरेज होता है पूरा 50 नंबर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 100% कवर हो गया ये। अब इसमें जो क्वेश्चंस की छूट मिलती है उसके हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन हो जाता है। कोई ये वाला सपोज मानिए 2 क्वेश्चन आ गए, एक की छूट दे रखे थे, 9 में आ गया, 9 नंबर में पूछ लिया, या ये 10 में पूछ लिया, तो एट एन एवरेज मिनिमम इतना तो आएगा ही आएगा हर एक चैप्टर से। बाकी जो पेपर 70 नंबर का आता है, 50 का अटेम्प्ट करना होता है, तो वो छूट वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं इनमें से किसी से। बाकी वेटेज आपका देख सकते हैं इस तरह से रहेगा। ये कितने दिन में कवर होगा बेटा, चूंकि मेरे 3 लेक्चर रहेंगे एक हफ्ते में और 1 घंटे रोज मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो अगर मेरा एक वीक में एक चैप्टर भी हो पाता है, स्टार्टिंग में बता रहे हैं शुरुआत में, बाकी तो फिर ड्राइंग आपका 1 महीने में जैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर मेरे पूरे लेक्चर आपके 6 लेक्चर हो जाएंगे दिन में, तो जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू के 1 महीने में तो आपके लगभग अगर एक वीक में एक चैप्टर में कवर कर रहा हूँ, 3 लेक्चर ही तो रहेंगे मुश्किल से, तो आपके 4 चैप्टर आपके शुरू के 1 मंथ में कवर हो जाएंगे 10 में से, ठीक है। क्योंकि आराम से मस्ती के साथ पढ़ेंगे इन चैप्टर को, बहुत ज़्यादा आपको बोरिंग फील नहीं करना है। कितने चैप्टर हो जाएंगे बेटा कंप्लीट आपके, 4 चैप्टर तक। 4 चैप्टर तक काफ़ी बड़े चैप्टर हैं, यहाँ तक आपका शुरू के 1 महीने में खत्म हो जाएगा। बाकी उसके बाद आपका अगले महीने में सारा ही खत्म हो जाएगा जितना है, 5वां चैप्टर भी, 6ठा भी, 7वां भी और 8वां भी। 9वां 10वां थोड़ा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो लगभग आपका 70 दिन का कोर्स है बेटा। और क्योंकि अब मैं डेली 1 घंटे तो चलेगा नहीं, हफ्ते में 3 दिन चलेगा, इसलिए जो इनका टाइम टेबल है इसी के अकॉर्डिंग कवर कर लेंगे। ये 6 लेक्चर में इन्होंने पहला चैप्टर खत्म किया है, हम 3 में खत्म कर लेंगे, कोशिश ये रहेगी हमारी 3 में खत्म करने की, ठीक है। इसको 4 में ये वाला आपका मतलब शुरू के जो है 3-3 लेक्चर मेरे होंगे ना, तो मैं शुरू के 1 वीक में पूरा 1 चैप्टर खत्म कराऊंगा आपको, समझ पा रहे हैं ना। स्टार्टिंग के 1 महीने में, जो आपका मार्च वाला महीने चला, इधर होली पे भी छुट्टियां 2-3 दिन की, तो ये लगभग 70 दिन ले लेगा भाई, 70 दिन पूरे, क्योंकि मैं पूरे 1-1 घंटे पढ़ाऊंगा। लेकिन 6 लेक्चर नहीं ना दिन में मेरे, केवल 3 लेक्चर हैं शुरू के महीने में, हफ्ते में 3 लेक्चर। इसके बाद फिर अगले महीने में सभी लेक्चर्स हो जाएंगे, तो खत्म कर लेंगे 2 महीने में। 70 दिन मान के चलते हैं, फिर मैक्स टू मैक्स इसमें लग जाएंगे इतने मिनिमम। आपके एग्जाम में पूरे 90 दिन का समय मिलता है, तो खत्म कर लेंगे आसानी से इसको। बाकी ड्राइंग जैसे खत्म हो जाएगा, तो जो आपके और सब्जेक्ट बचे हुए ना, ड्राइंग जैसे आपके चंद्रशेखर सर खत्म कर देंगे, तो उसके बाद वो जो इलेक्टिव वाला सब्जेक्ट है उसे स्टार्ट कर देंगे। फिर आपका वो बचेगा एस्टीमेट वाला सब्जेक्ट, उसे मैं खुद कराऊंगा आपका। तो कोई और एक और सब्जेक्ट खत्म होगा तो उसकी जगह पर उसे शुरू कर देंगे। बाकी सबसे पहले ड्राइंग ही खत्म होगा आपका, आई होप सो। और मुझे लगता है वो ड्राइंग खत्म करेंगे, इतना मैं स्टील जल्दी से खत्म करूंगा, क्योंकि स्टील पूरा उंगलियों पर रखा हुआ है, कई बार पढ़ा चुके हैं, तो अच्छे तरीके से और बहुत कम टाइम में खत्म कर देंगे। उसके बाद एस्टीमेट भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन था, बहुत बड़ा चैप्टर था, आधे घंटे का लेक्चर इसी में हो गया, तो मैं इस लेक्चर को इतना ही रख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी चैप्टर आपका नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है ये वाला, ये नेक्स्ट वाले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़ते चलिएगा। अब कुछ चीज़ें आपको बुक में भी दी हैं, बुक से इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ खुद पढ़ाऊंगा, बोल बोल के समझाऊंगा, ये काम ये होता है, ये होता है। ध्यान से सुनते चलना, थोड़ा ऑब्जर्व करना, हो सके तो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज यूट्यूब से भी आप ले सकते हैं कि ये इंजीनियर का क्या काम है और ठेकेदार का क्या काम है। बाकी मैं खुद बताऊंगा तो मेरे मुंह से सुन के ही आपको याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें थ्योरी के रूप में भी पढ़ लेंगे आप, ठीक है। PDF भी आपके पास रहेंगे। बहुत परेशान नहीं होना, सिलेबस बड़ा जरूर है लेकिन बहुत टफ नहीं है। अब यहाँ सभी शब्द अंग्रेजी में दिख रहे हैं आपको, इसलिए डर सा लग गया होगा देख के। हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा। तो सिलेबस डिस्कशन कंप्लीट हो गया बेटा। इस लेक्चर में काफ़ी बड़ा सिलेबस था, आधा घंटा इसी में लग गया अपना, बट कोई बात नहीं, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले चैप्टर से। तब तक के लिए हाँ, एक चीज़ और, शाम को क्लास है आपकी, एक तो GK GS वाले सर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा JEE वाले बैच में, और एक मेरी क्लास आएगी टेक्निकल की। सब बच्चे आ जाना आज 9 बजे, ठीक है। आज आ जाना भाई 9 बजे डेमो लेने JEE का, टेक्निकल सब्जेक्ट का, बिल्डिंग मटेरियल का। 9 से 11 2 घंटे पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा आप सबको, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे। JEE वाले बैच में सही बताएं बहुत फीलिंग आती है, बहुत अच्छी, क्योंकि वो सब्जेक्ट हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं। अब ये CME ED है, पढ़ा जरूर है, लेकिन कोशिश करेंगे पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएं। बट सही बताएं तो सिर्फ इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, बच्चों की मेंटलिटी ये हो गई है कि जो सब्जेक्ट केवल थियोरेटिकल है उन्हें पेपर टाइम में पढ़ लेंगे। बट मैं इस बार थोड़ा पैटर्न इसलिए बदल रहा हूँ बेटा, फाइनल ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, हम इसके साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते, हमें शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। इसलिए मैंने पूरा सेमेस्टर ही लॉन्च किया आपका। भले हो सकता है आपके पास 100-200 रुपये की थोड़ी सी मजबूरी हो सकती है, इसलिए आप 1-2 सब्जेक्ट ही परचेज कर पाएँ, क्योंकि आप स्टील बोल रहे थे खरीदने की और एस्टीमेट, क्योंकि उन्हें मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत लंबे समय से, JEE में पूछा जाता है, इसलिए आपका मन है उन्हें पढ़ने का, तो वो भी सेपरेट कोर्स बना देंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप थ्योरी के सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ते चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो अगर आपको लगता है हम सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, थ्योरी के सब्जेक्ट की रूटीन बन गया है हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बनाया तो प्लीज़ क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। आपको
इन द एंड बहुत बेनिफिट होगा, लास्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, विश्वास मानिए। मुश्किल से 300 रुपये का डिफरेंस आएगा। 2 सब्जेक्ट हमारे 500 में रहते हैं और अब अलग अलग लॉन्च होंगे तो 600 में हो गए, ये पूरा आपका 800 में है, तो 200-300 रुपये का डिफरेंस है। उसके पीछे आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ड्राइंग भी मिल जाएगा उसमें, इलेक्टिव भी मिल जाएगा और ये भी आपको मिल जाएगा CMED, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी सेल्फ चॉइस है। स्टील आपको सेपरेट कर देंगे, स्टील एस्टीमेट दोनों का कॉम्बो भी बना देंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।